वो कंप्लीट हो चुका। Okay, so let's begin the third chapter today. So this one is your third chapter, I think. Is it? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. So in this third chapter, that is kinship, caste and class. कहीं आपको ये स्पेलिंग गलत तो नहीं लग रही है? लास्ट चैप्टर में आप ये बताए थे किनशिप। हाँ जी, से लास्ट चैप्टर में आप ये बताए थे किनशिप से रिलेटेड। सही है स्पेलिंग? स्पेलिंग सही है सर, सही है स्पेलिंग। हाँ, कई सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि शायद ये एनसीईआरटी वालों ने भूल कर दी, यहाँ होना चाहिए था किंगशिप। वो किंगशिप नहीं है, वो किंगशिप है। किंगशिप मतलब राजा बनना और राज्य करना, और किंगशिप का मतलब होता है रिश्तेदारी। तो हम इसमें रिश्तेदारी पढ़ रहे हैं, राजा नहीं पढ़ रहे हैं। राजा हमने पढ़ लिया, तो रिश्तेदारी पढ़ेंगे, फिर कास्ट पढ़ेंगे और फिर क्लास पढ़ेंगे। ठीक है, जाति, वर्ग और रिश्तेदारी समझ में आ गया सबको? जैसे हमने वर्णों के बारे में पढ़ा है, क्लास के बारे में पढ़ा है, वर्ग जो पढ़े हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण होते थे। इन चारों वर्णों में हर एक वर्ण में कुछ एक इसकी सब कास्ट होती थी, जिनको हम जातियां कहते हैं। ठीक है, और रिश्तेदारियां इन्हीं वर्ण और जातियों पर आधारित होती थी। कोई भी अपने वर्ण से बाहर जाकर के, अपनी जाति से बाहर जाकर के जो है अक्सर करके शादियां नहीं करता। कम से कम वर्ण से बाहर तो बिल्कुल नहीं जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर एक वर्ण के लोग दूसरे वर्ण में विवाह करेंगे तो फिर वो वर्ण संकर कहा जाएगा, मिक्सचर ऑफ वर्णास, और वो गलत है हिंदू स्क्रिप्चर्स के हिसाब से। तो जो अर्ली सोसाइटीज थी 600 बीसी से लेके 600 सी, हमारा टाइम पीरियड यही चलेगा, हम टाइम नहीं बदल रहे हैं, लेकिन टॉपिक बदलते जा रहे हैं। तो इसी समय में अब हम पढ़ेंगे किनशिप के बारे में, कास्ट के बारे में और क्लास के बारे में। बात आती है कि पढ़ेंगे फिर कहां से, इस दौर में कौन कौन से हमारे जो सोर्सेस होंगे, ओरिजिनल सोर्सेस होंगे, फ्रॉम वेयर डू वी गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट किनशिप, कास्ट एंड क्लास ऑफ अर्ली सोसाइटीज between 600 CE to 600 BC। सर यही टाइम पीरियड तो हम लोग लास्ट चैप्टर में भी पढ़े थे। यही बेटा हमने पहले में भी पढ़ा था, तो हम शुरू से यही पढ़ रहे हैं। मतलब दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर सब इसी पे है, चौथा भी यही है। हम तीनों ही चैप्टर में 600 BC से लेके 600 CE को ही पढ़ेंगे, लेकिन अलग अलग टॉपिक्स। जैसे पिछले में हमने किंग्स के बारे में पढ़ा था, हमने फार्मर्स के बारे में पढ़ा था, हमने टाउन्स के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं रिश्तेदारी के बारे में, जाति और वर्ण के बारे में। इसके बाद फिर अगले वाले चैप्टर में हम इसी दौर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हम रिलीजन के बारे में पढ़ेंगे, रिलीजियस आ जाएगा। तो इस तरीके से टाइम पीरियड हमारा वही रहता है, लेकिन इसी टाइम पीरियड में हम टॉपिक्स बदल रहे हैं, और जैसे हम टॉपिक बदलते हैं वैसे हमारे सोर्सेज चेंज हो जाते हैं, है कि नहीं? जैसे हमने सेकेंड चैप्टर में जब पढ़ाई करी थी तो उसमें हमें पढ़ना था किंग के बारे में। तो हमारा सोर्स क्या था? हमारा सोर्स था अशोक का इंस्क्रिप्शन, क्योंकि किंग के बारे में उसमें लिखा है। अर्थशास्त्र था, क्योंकि किंगशिप के बारे में उसमें लिखा हुआ है। फार्मर्स के बारे में हमने पढ़ा था, तो जातक कथाएं हैं और भी जगह हैं, वहां से हमने पढ़ा था। और टाउन्स है, वो भी हमें इन्हीं से, मर्चेंट गिल्ड्स और उन सब चीजों की जानकारी मिलती है, इन्हीं कहानियों से, किस्सों से और लिटरेचर से। तो हम उससे पढ़ते हैं। अब बात आती है कि हमें रिश्तेदारी, जाति, वर्ण, ये सब हमें कहां से मिलेंगे, इनके बारे में इंफॉर्मेशन कहां से निकल सकती है? तो इनके बारे में इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा निकलती है महाभारत से। महाभारत अपने जमाने का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ रहा है। तो महाभारत इज कॉल्ड टू बी द हिस्ट्री, नॉट माइथोलॉजी। महाभारत माइथोलॉजी नहीं है। फिर महाभारत क्या है? हिस्ट्री। ठीक है, इसे इतिहास कहते हैं। और इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास का मतलब हुआ ऐसी घटनाएं जो पास्ट में घटित हो, उनका वर्णन इतिहास है। इतिहास जो शब्द है वो बना है जो है उसको इंग्लिश में जब हम कहें तो इट सो हैपेंड, मतलब ऐसा हुआ था। ठीक है,
अब ऐसा में फिर महाभारत में ऐसा क्या हुआ था जिसको हम इतिहास मान सकते हैं? देखो, महाभारत की जो कहानी है वो कहानी में बहुत सारी ऐसी अलग अलग जगहों पे हैं जो कि आपको पौराणिक या माइथोलॉजिकल लग सकती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उसमें बहुत सारे रूल्स, नॉर्म्स और हिस्टोरिकल चीजें हैं जिन पर हम बिलीव करते हैं और जिनसे हम एंशिएंट सोसाइटी को समझने की कोशिश करते हैं। तो हम सोशल हिस्ट्री इसमें पढ़ रहे हैं, इसमें हम कास्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, इसमें हम क्लास के बारे में पढ़ रहे हैं, किनशिप के बारे में पढ़ रहे हैं, जेंडर और उनकी स्पेशलिटी के बारे में पढ़ रहे हैं कि स्त्रियों को क्या अधिकार था। और ये भी देखते हैं कि महाभारत की जो कहानी है वो कितनी बदली है, मतलब जितनी बार उसका ट्रांसमिशन किया गया, उसका ट्रांसक्रिप्शन किया गया, उसको जो है छापा गया, तब से लेकर के बहुत बदलाव आया। मतलब ओरिजिनल कहानी कुछ और थी जिसको हम जय संहिता कहते थे, और वो जय संहिता से धीरे 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 बदलते बदलते आज के दौर में जो कहानी हम महाभारत में देखते हैं वो बहुत उलट है, बहुत अलग है। तो हम ये भी पढ़ेंगे। एंड फ्रॉम महाभारत illustrating how it has been used by the historian, महाभारत का प्रयोग इतिहासकारों द्वारा कैसे होता है, हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के हमारा फोकस महाभारत पे होगा और वहां से निकालेंगे इतिहास। सबसे पहली बात यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको जानने लायक वो ये है कि द पीरियड ऑफ 600 BC to 600 CE featured the development of some most influential वर्ल्ड बिलीफ सिस्टम। ये 600 BC से लेके 600 CE तक बहुत सारे वर्ल्ड बिलीफ सिस्टम्स आए, मतलब दुनिया में बहुत अलग अलग किस्म के विश्वास और धर्म पैदा हुए, फेथ पैदा हुए, रिलीजन। कौन कौन से? जैसे बुद्धिज्म आया, जैनिज्म आया, जो है जोरोस्ट्रियनिज्म आया, जोरास्टर हुए जिसमें उन्होंने अपना एक धर्म चलाया जिसको हम फारसी धर्म कहते हैं, वो भी आया इसमें। इसके बाद इसी दौरान चाइना में कन्फ्यूशियस आए, तो कन्फ्यूशनिज्म आया, वो भी इसी दौर की देन है। इनके अलावा 3rd-4th सेंचुरी तक आते आते भागवत धर्म आया, जिसमें विष्णु की पूजा होने लगी, विष्णु के अवतारों की पूजा होने लगी, दशावतार जिसको कहते हैं। हाँ बेटा। सर इसमें हम लोग सिर्फ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, ऑल ओवर वर्ल्ड? नहीं पढ़ेंगे हम इंडिया के बारे में, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि पूरे दुनिया में इस दौर में धर्म की बाढ़ सी आई हुई थी। हर जगह पे नए नए फिलॉसफी और नए नए धर्म पैदा हो रहे थे। ऐसा नहीं था कि खाली हमारे यहाँ ही हो रहा था, हर जगह हो रहा था। इसी धर्म में ईसाई धर्म आया, इसी समय जीसस क्राइस्ट आए, यहूदियों का धर्म इसी दौर में पैदा हुआ। तो जितने दुनिया के बड़े धर्म हैं वो हम कह सकते हैं 600 BC से लेके 600 CE के बीच में पैदा हुए हैं। In ancient China, we see that the era of warring states gave rise to influential philosophies, including Confucianism, Taoism, and legalism. तो ये 3 तरह के धर्म तो वहां पर आ गए थे। इंडिया में देखें तो सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें बुद्ध कहा जाता है, उन्होंने सोशल इनइक्वालिटीज के खिलाफ झंडा बुलंद किया, सामाजिक भेदभाव के खिलाफ खड़े हुए। इसी तरह से जोरास्ट्रियनिज्म, ये पर्शिया में एक नया धर्म आया, ससानिड डायनेस्टी ने इसको प्रमोट किया। जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, ये दोनों पैदा हुए। इस्लाम भी इसी के बाद आया, मतलब 7th सेंचुरी में आया था, तो 100 साल के अंदर इस्लाम भी आया। और the state and empires emerged as under dynasties like the Mauryas and Guptas in South Asia and Zhao, Qin, Han in Asia. इस दौर में बड़े सारे जो है एम्पायर हुए जिनमें डायनेस्टिक रूलर्स आए, ये भी आया। मेडिटेरेनियन सी की वजह से बहुत सारे बड़े बड़े एम्पायर बने, ट्रेडिंग एम्पायर्स बने। लाइक आप देखो जो रोमन एम्पायर था वो इतना ताकतवर सिर्फ इस वजह से बना कि उसका कब्जा पूरे मेडिटेरेनियन सी पे था, व्यापार की बदौलत इतना बड़ा हो गया। समुद्र के रास्ते व्यापार करने वाले फिनिशियन, उन्होंने बहुत बड़ा एम्पायर तैयार कर लिया था। रोमन ने बहुत बड़ा एम्पायर तैयार कर लिया था। तो ये जो दौर रहा है 600 BC से लेके 600 CE का, ये दौर बेसिकली एम्पायर्स के लिए जाना जाता है। ठीक है, इस दौर में
इलाकों में अलग अलग बड़े बड़े एम्पायर्स बने, ये पहला चीज है। और एम्पायर्स के बाद अगर दूसरी चीज हम लोग इसमें देखेंगे, दूसरी कौन सी चीज थी जिसके लिए ये जाना जाता था, तो एम्पायर्स के बाद दूसरी चीज जो आती है वो इस दौर के लिए रिलीजन्स। तो इस दौर में बहुत सारे रिलीजन्स पैदा हुए, तो बहुत सारे रिलीजन का डेवलपमेंट हुआ और ढेर सारे एम्पायर्स का डेवलपमेंट हुआ। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको आप ध्यान रखना है। So these changes in political and economic life between 600 BC to 600 CE influence Indian societies also। इसमें बड़े सारे क्लास, कास्ट, किनशिप, जेंडर, इनके आधार पे बड़े सारे रूल्स और नॉर्म्स आ गए। ढेर सारे टेक्सचुअल ट्रेडिशन में हमें जो है ये सारी चीजें मिलती हैं। टेक्सचुअल ट्रेडिशन समझते हैं, यानी टेक्स्ट में जो ट्रेडिशन वर्णित है। अब आप देखते हैं यहाँ पे टेक्सचुअल ट्रेडिशन क्या है। The historians use textual tradition to understand the changes in polity and economy. Some texts let down the norms of social behavior। ज्यादातर टेक्स्ट तो जो है जो कहानियां बताते हैं, लेकिन कहानियों के माध्यम से ही वो समाज के व्यवहार को भी निर्देशित करते हैं। व्यक्ति को कैसा होना चाहिए। जैसे अगर हम रामायण की कहानी बता रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कहानी सुनो, ताली बजाओ, हाथ जोड़ो, प्रसाद खाओ। वो इसलिए भी होती है कि उससे आप सीखो समाज कैसा होता था, आपको कैसे बनना है। ठीक है। सो अदर्स डिस्क्राइब ओकेजनली अ कमेंट ऑन वाइड रेंज ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। और कुछ एक किताबों में आपको पुरानी संस्थाओं या उनके व्यवहार पर कमेंट्री भी मिलेगी। वो बताएंगे भी कि हाँ ये ठीक था या ठीक नहीं था। We can catch a glimpse of some social actors from inscriptions. Each text or inscriptions was written from the perspective of some social categories। जो भी इस दौर में लिखा गया वो किसी न किसी सोशल कैटेगरी के लिए लिखा गया। महाभारत हो, रामायण हो, पुराण हो, वेद हो, जो भी लिखे गए वो किसी कैटेगरी को ध्यान में रख करके लिखे गए। So we need to keep in mind that who composed it and for whom। इस वजह से जो भी किताबें हम पढ़ें, जिनसे हम इतिहास निकालें, जरूरी है कि हम पढ़ते समय ये जरूर ध्यान रखें कि उसको लिखा किसने था और किसके लिए लिखा था। अगर ये ध्यान नहीं रखेंगे तो आप गलत इतिहास निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। अगर हम महाभारत की बात करें तो ये सूत्रों के द्वारा लिखा गया था, तो उस हिसाब से बात लिखी गई है। बुद्धिज्म के लिखने वाले कौन से लोग थे, बुद्धिज्म में ज्यादातर जाने वाले कौन से लोग थे, जैनिज्म। अच्छा ये जानते हो जैसे दो वर्ण होते थे शुरू के जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, ब्राह्मण और क्षत्रिय। इन दोनों में आपस में ये टसल चलता था कि ब्राह्मण बड़ा है या क्षत्रिय बड़ा है, तो ब्राह्मण अपने आप को सुपीरियर साबित करने पे लगे थे वेदों और पुराणों के माध्यम से। लेकिन बुद्धिज्म और जैनिज्म ये दोनों ने क्षत्रियों को ज्यादा पावरफुल और ज्यादा महत्वपूर्ण साबित करने की कोशिश की। ठीक है, आप देखो क्षत्रिय कुल में ही जो है महावीर स्वामी पैदा हुए, क्षत्रिय कुल में ही बौद्ध महात्मा बुद्ध पैदा हुए। महावीर के बारे में तो ऐसा भी बताया जाता है कि वो पैदा होने वाले किसी ब्राह्मण के यहाँ थे, लेकिन फिर उनका ट्रांसफर कर दिया गया, मतलब पेट में से ही ट्रांसफर हो गया कि वो क्षत्रिय के यहाँ से पैदा होंगे, ब्राह्मण अभी इस लायक है नहीं कि उनके यहाँ महावीर पैदा हो। लाइक तो इस तरह की कहानियां डाली गई ताकि लोग समझें कि नहीं ब्राह्मण बहुत महत्वपूर्ण नहीं रहे, क्षत्रिय रह गए हो गए। तो ये ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच का झगड़ा भी दिखाई पड़ता है बौद्ध और जैन ग्रंथों में, और साथ में पुराण और वेदों में। We also need to consider the language of historical text। इसके हमें भाषा के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। क्यों, भाषा से क्या पता चलेगा। अब आप जब टेक्स्ट पढ़ते हो, महाभारत या कोई और भी इस तरह के ग्रंथ पढ़ते हो, तो भाषा बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि भाषा से पता चल जाता है ये किस समय का टेक्स्ट रहा होगा और किसके लिए लिखा होगा। अगर कॉमन पीपल के लिए लिखा है तो वो भाषा सरल होगी, कॉमन पीपल की लैंग्वेज होगी। अगर वो विद्वानों के लिए लिखी गई है तो वो फिर उसकी जो स्टाइल होगी वो थोड़ा अलग हो जाएगी। और किस समय लिखा गया वो भी डिपेंड करता है। जैसे अगर कोई ग्रंथ हमें संस्कृत में मिलता है तो हम तुरंत अंदाजा लगा देते हैं ये पुराना होगा। क्यों पुराना होगा, क्योंकि आज के जमाने में तो चल नहीं रही है ज्यादा, तो आज कोई क्यों संस्कृत में लिखेगा। आज जिसको लिखना होगा इंग्लिश में लिखना होगा या हिंदी में लिखना होगा। इंग्लिश वाला कोई ग्रंथ मिले तो हम कितना भी उसे पीछे कर लें, हमें पता है कि ये 17वीं 18वीं शताब्दी से पहले का हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके पहले हिंदुस्तान में वो भाषा ही नहीं थी। तो हिंदुस्तान में अगर कोई इंग्लिश में वेद मिले और कह दें कि हमें 5000 साल पहले का, थप्पड़ खाने वाला काम होगा फिर। तो भाषा से हमें पता चलता है कि किस टाइम का है, किस समय ये प्रेवलेंट भाषा होती थी।
संस्कृत में भी जरूरी नहीं है, ये वेरिएशन आते हैं। जैसे आप वेदों की संस्कृत देख लो और पुराणों की संस्कृत देख लो और महाभारत वगैरह की संस्कृत देख लो, जमीन आसमान का अंतर है। वेदों की संस्कृत बहुत कठिन होती थी, महाभारत में काफी सिंपल है। इसका मतलब शायद ये कॉमन पीपल के लिए था और वो बहुत पढ़े लिखे विद्वानों के लिए था। ये भाषाओं से बहुत समझ में आता है। तो भाषा देखनी चाहिए, किसने लिखा है ये देखना चाहिए, किसके लिए लिखा है ये देखना चाहिए, कौन सा सोशल कैटेगरी इसमें इन्वॉल्व है, ये सारी बातें आप देखते हो, तब जाकर के आप टेक्स्ट से हिस्ट्री निकाल पाते हो। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, हमारे पास इंडिया में स्क्रिप्चर्स कौन कौन से हैं, पुरानी किताबें कौन कौन सी हैं जिनसे हमें इतिहास जानने की कोशिश करनी चाहिए। तो अगर हम अपने यहाँ की बात करें तो हमारे यहाँ ज्यादातर जो किताबें हैं वो रिलीजियस हैं। इंडियंस डिड नॉट हैव द इंस्टिंक्ट और स्किल टू राइट हिस्ट्री, प्रॉपर हिस्ट्री जिसको हम कहते हैं, वो नहीं लिखा करते थे। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ऐतिहासिक बुद्धि नहीं थी, वो लिखते थे कहानी, लेकिन कहानियों में काम भर का इतिहास, काम भर की जानकारी छोड़ देते थे। जैसे पुराणों में आप ढेर सारे राजाओं का जिक्र पाएंगे, उनके राज्यों का जिक्र पाएंगे, उनके राज्य की व्यवस्थाओं का जिक्र पाएंगे। इन सब चीजों से आपको एक चीज पता चलेगी कि उस दौर के इतिहास के बारे में लोग जानकार थे, जागरूक थे। बस इतनी सी बात है कि वो कहानियां लिखने में ज्यादा माहिर थे, तो वो कहानियों के माध्यम से लिख रहे थे। हेरोडोटस जैसी हिस्ट्री नहीं लिख रहा हूं, बस ये गलती करी। तो उस दौर के जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उसके बारे में बात कर ले। तो ज्यादातर ग्रंथों को हम हिंदू ग्रंथ जिसको हम कहते हैं ब्राह्मण ग्रंथ, अभी हम जो जैन और बौद्ध साहित्य की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ब्राह्मण ग्रंथों की बात करें तो वो ये कुल 5 प्रकार के हैं। वेद हैं, स्मृति है, दर्शन है, फिलॉसफी है, पुराण है, 6 है, इतिहास है और गीता है। ये 6 भागों में हम बांट सकते हैं। अब इनमें हम देखें, ध्यान रखना, ये हमने कहा इतिहास, तो रामायण और महाभारत को इतिहास की श्रेणी में रखा जाता है। ये न वेद है, न स्मृति है, न दर्शन है, न पुराण है, न गीता। ये क्या है? इतिहास है, हिस्ट्री है। अब वेदों की बात करें तो वेद तो 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, इन चारों वेद के 3-3 सेक्शन होते हैं, मतलब हर वेद का 3 पार्ट होगा। एक होगा संहिता, एक होगा ब्राह्मण, एक होगा आरण्यक। जो संहिता होगा वो वेद का मुख्य पार्ट होता था। ब्राह्मण जो होते थे वो उस पर जो रिचुअल्स होते थे ना, उन रिचुअल्स के बारे में लिखा होता था। और आरण्यक उसमें फिलॉसफी होती थी, जिन्हें हम उपनिषद कहते हैं। तो ये तीनों चीजें वेदों के ही पार्ट हैं। फिर इन वेदों के 4 उपवेद हैं। ठीक है, जैसे जैसे ऋग्वेद उपवेद अर्थवेद, यजुर्वेद धनुर्वेद, गंधर्ववेद सामवेद का है, अथर्ववेद का आयुर्वेद है। तो इस तरह से ये चारों के 4 उपवेद हैं। यानी आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद अथर्ववेद से लिया गया, गंधर्ववेद सामवेद से लिया गया। ये उपवेद हैं। 4 वेद हुए, 4 उपवेद हुए। फिर वेदों को समझने के लिए वेदों के पार्ट्स, अंग, वो जानने जरूरी है, जिन्हें हम वेदांग कहते हैं। तो वेदों को समझने के लिए आपको क्या क्या आना चाहिए? आपको आना चाहिए व्याकरण, व्याकरण नहीं आएगा आप समझ नहीं पाओगे, पढ़ नहीं पाओगे क्या लिखा है। ज्योतिष आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बातें ज्योतिष से भी रिलेटेड है। निरुक्त आना चाहिए, शिक्षा, मतलब पढ़ाई लिखाई वाली चीज। छंद, आपको छंदों का पता होना चाहिए क्योंकि सारी ऋचाएं लिखी गई हैं। और फिर कल्प सूत्र है। अब इसके बाद आते हैं जो है वेदों के बाद, अच्छा, इन सभी वेदों को स्मृति का दर्जा दिया जाता था। स्मृति माने इनको सुन करके याद किया जाता था, इनको आप लिख पढ़ करके नहीं रख सकते थे। फिर आता है दर्शन, फिलॉसफी। ये 6 प्रकार के दर्शन है देश में हमारे यहाँ, जिनको हम खट दर्शन कहते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला दर्शन वैसे न्याय है, इसमें उल्टा लिखा हुआ है। तो न्याय है, वैशेषिक है, सांख्य दर्शन है, योग दर्शन है, पतंजलि ने शुरू किया था जिसे, और पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा है। इसके बाद पुराणों की बारी आती है। तो पुराणों में 18 पुराण वैसे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है तो उनकी संख्या 108। कुछ लोग तो और भी मानते हैं। तो उसमें भागवत बहुत महत्वपूर्ण पुराण है, लेकिन मत्स्य पुराण, वाराह पुराण, जो है शिव पुराण, भागवत पुराण,
वामन पुराण, कूर्म पुराण, ऐसे करके बहुत सारे मिलेंगे आपको, वायु पुराण। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो है गरुड़ पुराण, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भागवत पुराण है, जो बहुत पढ़ा जाता है, बांचा जाता है। किसी किसी क्या कहते हैं ना, भागवत इन क्या हो रहा है, तो वो भागवत क्या हो रहा है, ये पुराण है, वही पढ़ा जा रहा है। इसके अलावा राइटिंग्स ऑफ आचार्यज एंड जगत गुरु, बहुत सारे इनकी राइटिंग्स भी मिल जाएंगे आपको। राइटिंग्स ऑफ रसिक एंड भक्त संत मिल जाएंगे। भक्तों में आप देखो बहुत सारे मीराबाई हुए, तुलसीदास हुए, इस तरह के लोग भी मिलेंगे। इनके भी आप रचनाओं से काफी कुछ सीख सकते हैं, जान सकते हैं। इतिहास इनमें भी पता चलती है। शायद कबीरदास के टाइम पे हिंदू मुसलमानों में बड़ा भेदभाव होता था, इस वजह से वो बार बार दोनों के रिचुअल से परेशान होकर के लिखते थे। फिर इतिहास की बात आती है तो इतिहास में दो आते हैं, रामायण और महाभारत। ये दोनों ऐसे हैं जो ऐतिहासिक ग्रंथ माने जाते हैं। इसका मतलब इसमें जो घटनाएं और जो चीजें हैं, जो फिलॉसफी बताई गई, जो उदाहरण दिए गए हैं, वो अपने जमाने का समाज दिखाता है। हाँ, इसमें डेफिनेटली कुछ एक माइथोलॉजिकल पुट लिए गए हैं, कुछ ऐसी कहानियां इसमें जोड़ी गई हैं जो मतलब प्रैक्टिकल लगती नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको कह दें कि गलत है। हाँ, हो सकता है कि भाई जितना हनुमान जी को बड़ा बताया गया उतना ना रहे हो, लेकिन थे, उड़ सकते थे, ये सब जो मतलब कुछ एक चीजें उसमें काल्पनिक हो सकती हैं, लेकिन कई सारी चीजें उसमें जो सोशल नॉर्म्स है वो बिल्कुल सही है, एज इट इज है, फैक्ट है। इसी तरीके से बात आती है गीता की। गीता जो है वो पूरी तरह से डिडैक्टिक सेक्शन है महाभारत का। महाभारत का एक सेक्शन है जो बाद में जोड़ा गया है, कि महाभारत का अंग नहीं था। ठीक है, महाभारत जब लिखा गया था तो उसमें गीता वीता कोई नहीं थी। गीता को बाद में महाभारत में जोड़ दिया गया, और महाभारत में खुद बहुत सारे एपिसोड बाद में जोड़े गए। थोड़ा महाभारत के बारे में भी समझेंगे हम लोग, लेकिन महाभारत के बारे में समझेंगे अगली बार, आज के लिए नहीं। ठीक है, सो टुमारो विल सी व्हाट महाभारत सेज। ठीक है, टिल देन हैव अ नाइस डे।